नमस्कार। 24 की खबर देखना आप शुरू कर चुके हैं। मैं आपके साथ कमल कौशिक। 2024 के इलेक्शन का एजेंडा लगभग सेट हो चुका है। कोई भी पार्टी हो, उसने धीरे धीरे अपने पत्ते खोलना शुरू कर दिया है, लेकिन एक पत्ता बाकी है अभी खुलना, और वो पत्ता उस रणनीति का हिस्सा जिसमें जीत की रणनीति होती है। लेकिन फिर भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि कौन सी पार्टी किस दिशा में वोट की अपील करने जा रही है। इसलिए हम कह रहे हैं एजेंडा सेट है। देखिए 24 की खबर में कौन क्या कह रहा है। शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि कांग्रेस ने सरकारें तो बहुत बार बनाई, लेकिन भविष्य का भारत बनाना भूल गई, क्योंकि उनके मन में सिर्फ सरकारें बनाना था, देश को आगे बढ़ाना उनका एजेंडा नहीं था। कांग्रेस ने सरकारें बार बार बनाई, लेकिन भविष्य का भारत बनाना भूल गई, क्योंकि उनके मन में सरकार बनाना यही काम था, देश को आगे बढ़ाना ये उनके एजेंडा में ही नहीं था। आज भी कांग्रेस की राजनीति की दशा और दिशा यही है। कांग्रेस परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण से। और वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में पार्टी के सांसद राहुल गांधी ने यह कह दिया कि आपको ये कहा जाता है भाइयों और बहनों, एक दूसरे से नफरत करो, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़वाया जाता है और फिर आपका धन 24 घंटा आपसे लूटा जाता है। मैनिफेस्टो में साफ लिखा है, मैं आपको रास्ता भी बता देता हूं। अगर 90% को भागीदारी चाहिए तो पहला कदम, जैसे जब हार्ट टूटता है पहला कदम क्या कराते हो आप? एक्सरे कराते हो ना, तो वैसे ही पहला कदम जाति जनगणना है। इससे क्या होगा? 90% को पता लग जाएगा कि आप कौन हो, कितने हो, और सबसे ज्यादा जरूरी आपके हाथों में हिंदुस्तान का कितना। राहुल गांधी की ओर से उत्तर प्रदेश के युवाओं को लेकर दिए गए विवादित बयान पर बीजेपी उनको लगातार घेर रही है। इसी पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह तक कह दिया कि राहुल गांधी खुद अपने होश खो बैठे हैं और उन्हें खुद ये पता नहीं होता कि वो बयान क्या करना चाहते हैं। जो खुद अपने होश खो बैठे हैं, जो किस अवस्था में कौन से बयान देते हैं और उनके बयानों के बाद वो हंसी के पात्र बार बार बनते हैं। मैं तो इतना ही कहूँगा, जिस उत्तर प्रदेश ने नेहरू गांधी परिवार की 4 पीढ़ियों को सांसद चुनकर भेजा और श्रीमान राहुल गांधी ने जब वायनाड से जीते तो उसके बाद उत्तर प्रदेश के लोगों की बुद्धि पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया था, बदले में ये दिया था। अब की बार तो कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा। कांग्रेस पार्टी को चौतरफा घेरा जा रहा है। कांग्रेस पर सियासी हमला बोलते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने यह कह दिया कि 2G का मतलब, हमारा मानना यह कि 2 पीढ़ी के राजनेता, 3G का मतलब है 3 पीढ़ी और 4G का मतलब है 4 पीढ़ी के राजनेता। राहुल गांधी चौथी पीढ़ी के हैं। इन चारों ने देश को लूटने का काम किया है। 2G का मतलब हमारा स्पष्ट मानना है कि 2 जनरेशन वाले पॉलिटिशियन, और 3G का मतलब है 3 जनरेशन के पॉलिटिशियन, और 4G जो 4 जनरेशन से इस देश को लूटने का काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी के युवराज 4थे जनरेशन के, पंडित नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और आज राहुल गांधी, इन चारों ने इस देश को लूटने का काम किया, ये हमने कहा है। और 3 जनरेशन से करुणानिधि जी के परिवार के लोग जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने यह कह दिया कि बार बार केंद्र और प्रदेश में बीजेपी की सरकार आ रही है।
आपकी बेरोजगारी बढ़ रही है और भी कई मुद्दों पर बीजेपी को जमकर घेरा गया। भाजपा की सरकार आ रही है, केंद्र में आ रही है, प्रदेश में आ रही है, आपकी बेरोजगारी बढ़ रही है, आपकी मुश्किलें बढ़ रही है। तब किसान आंदोलन कर रहे थे 2 साल पहले, आज किसान आंदोलन कर रहा है। तब सड़क पे बैठे थे ठंड में सर्दी में, आज बैठे हैं। तब उनकी सुनवाई नहीं थी, आज उनकी सुनवाई नहीं है। और इसी तरह से आप सोचिए, तब तक बुलडोजर चलता है इनका, तो किसके घरों पे चलता है? किसके घरों पे चलता है? और से बोलो, किसान। और वहीं कांग्रेस के नेता दीपक बाबरिया ने यह कह दिया कि राहुल गांधी न्याय यात्रा पर हैं और समाज के सभी वर्गों के अधिकारों की आवाज को उठा रहे हैं। देश के लोग बदलाव के बारे में सोचें और देश के लोग बड़ी संख्या में मतदान करें। Agenda is very clear. Rahul ji is already there on the न्याय यात्रा। किसान, मजदूर, युवा, महिला जो हैं डिप्राइव्ड सेक्शन, उनके लिए न्याय की फॉर्मूला और उसके साथ साथ अग्निवीरों हैं, युवाओं के लिए हैं। जितने भी अन्याय ये देश में हो रहा है, असमानता का मुद्दा है, जब लोग सहमे हुए हैं कि उसके संविधान अधिकार का खत्म कर दिया जाएगा, लोकतांत्रिक अधिकारों को खत्म कर रहे हैं। और ये पूरे देश में इन्होंने एक जो है गेस्टापो राज बना के रखा हुआ है, उसको खत्म करना ये देश के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। फिर से लोकतंत्र को प्रस्थापित करने की आवश्यकता होगी और उसके लिए हम लोग साथ में मिलकर काम करेंगे। वी विल स्वीप द इलेक्शन। और मैं आपके जरिए मतदाताओं को भी कहना चाहता हूं कि अभी ये बैरी मूंगी सरकार के साथ आपका बात। और वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी चुनावी तैयारी में जुटे हुए। उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए त्रिदेव चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से केंद्र की मोदी सरकार ने धारा 370 को हटाने का काम किया, ठीक उसी तरह से उसी तर्ज पर बीजेपी हर बूथ पर 370 ज्यादा मत हासिल करने का लक्ष्य लेकर विपक्ष को ध्वस्त करेगी। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की राजनीतिक दल है और इसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे संगठन की और कार्यकर्ता की। त्रिदेव वो हैं जो पोलिंग बूथ को सशक्त करते हैं और अब संकल्प लेके चले हैं। जिस तरह से मोदी जी ने धारा 370 को धाराशाही किया, अब पोलिंग बूथ पर पहले से 370 वोट और बढ़ाने की हम लोग मुहिम को चलाएंगे, ताकि हर पोलिंग बूथ पे इतना रिकॉर्ड वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़े कि भाजपा 370 सीटें और एनडीए 4 सीटें। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच कुछ राज्यों में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर डील हो चुकी है। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कह दिया है कि आम आदमी पार्टी शुरू से ही INDIA गठबंधन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ रही है। हम INDIA गठबंधन की सफलता के लिए काम करते आए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी शुरू से ही ये स्पष्ट करती भी आई थी कि हम INDIA गठबंधन का हिस्सा बने रहेंगे। हम शुरू से इंडिया गठबंधन की सफलता के लिए काम करते आए हैं और हालांकि कि कांग्रेस से बातचीत में फाइनल सीट शेयरिंग होने में कुछ समय लगा, लेकिन आम आदमी पार्टी शुरू से ये स्पष्ट करती आई है कि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं और हम साथ में ही चुनाव लड़ेंगे। आज फाइनली इंडिया गठबंधन में एक मल्टीपल स्टेट्स की सीट शेयरिंग की घोषणा हुई है, जिसमें दिल्ली, जिसमें हरियाणा, जिसमें गुजरात, जिसमें चंडीगढ़, जिसमें गोवा शामिल है। और मुझे खुशी है इस बात की कि इंडिया गठबंधन। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हमारी कई राज्यों में कांग्रेस के साथ गठबंधन की घोषणा हो चुकी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हरियाणा में आम आदमी पार्टी को 1 सीट इस गठबंधन के तहत मिली है। कांग्रेस की तरफ से मुकुल वासनिक जी, बाबरिया जी, लवली जी थे। हमारी तरफ से हमारे जनरल सेक्रेटरी संदीप पाठक जी, आतिशी जी और मैं थे। हमारा कई राज्यों के अंदर कांग्रेस के साथ गठबंधन आज अनाउंस हुआ है। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी 4 सीटें लड़ेगी, कांग्रेस 3 सीटें लड़ेगी। हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी 1 सीट लड़ेगी, बाकी सीटें कांग्रेस लड़ेगी। गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी 2 सीटें लड़ेगी, भावनगर और भरूच, बाकी सीटें कांग्रेस लड़ेगी। चंडीगढ़ और गोवा की सीटों पे जो हमारी चर्चा हुई, उसमें वो सारी सीटें कांग्रेस लड़ेगी, आम आदमी पार्टी वहां नहीं लड़ेगी। पंजाब में
आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर जो सहमति बनी है उस पर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। इसके बंटवारे पर आम आदमी पार्टी के सांसद की तरफ से भी प्रतिक्रिया जाहिर की गई है। संदीप पाठक ने ये कहा है कि गठबंधन देश हित को देखकर बनाया गया है। कुछ सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी जबकि कुछ सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि सच तो असल में ये बात भी है कि हम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो देश जीतेगा। देश के हित को ध्यान में रखकर किया गया है और कहीं पर कांग्रेस अपने कैंडिडेट उतारेगी, कहीं पर आम आदमी पार्टी उतारेगी, लेकिन चुनाव मिलकर लड़ेंगे, देश जीतेगी और देश चुनाव लड़ेगी। थैंक यू। गठबंधन देश के हित को ध्यान में रखकर किया गया है और कहीं पर कांग्रेस अपने कैंडिडेट उतारेगी, कहीं पर आम आदमी पार्टी उतारेगी, लेकिन चुनाव मिलकर लड़ेंगे, देश जीतेगी और देश चुनाव। और वहीं हरियाणा आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने सीट शेयरिंग को लेकर कहा कि INDIA गठबंधन का आम आदमी पार्टी एक मजबूत हिस्सा है और हमारा राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन हुआ है। आम आदमी पार्टी टीम इंडिया का एक मजबूत हिस्सा है और आम आदमी पार्टी ने ये जो गठबंधन किया है राष्ट्रीय स्तर पे किया है। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पे इस गठबंधन के तहत भारतीय जनता पार्टी को हराएगी और सभी के सभी सीटें, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो हरियाणा हो, टीम इंडिया के खाते के अंदर जाएगी। सर, साझा रैलियां देखने को मिलेंगी और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से 370 सीटों का दावा करती है, उसमें हरियाणा भी हम जानते हैं कि पिछली बार 10 की 10 सीटें मिलती हुई नजर आई थी। हरियाणा के अंदर अब इनकी 10 की 10 साफ होने वाली है। बहुत मजबूती के साथ ये दावा करते थे हम 300 पार, 350 पार, 400 पार, परंतु अब इनके पार के नंबरे पूरे खत्म हो गए। अब भारतीय जनता पार्टी की विदाई समारोह। INDIA गठबंधन में सीट बंटवारे पर कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा ने ये कहा कि फैसला ठीक है, गठबंधन का फैसला है। हरियाणा में एक सीट आम आदमी पार्टी को मिली है, हम साथ होकर मजबूती से लड़ेंगे, दोनों को फायदा होगा, देश को भी फायदा होगा। बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, हरियाणा में किसान परेशान भी हैं, ये बड़े मुद्दे हैं। अलायंस का फैसला है, दोनों पार्टियों का फैसला है और एक सीट हरियाणा की दी है, मजबूती से लड़ेंगे, इकट्ठे होकर लड़ेंगे, फायदा होगा दोनों को और देश को भी फायदा होगा। सर, अगर हम इश्यूज की बात करें, इंडिया गठबंधन इस बार कौन कौन से इश्यूज को लेकर मैदान में उतरेगा और इस पर क्या? इश्यूज तो इश्यूज ही है, बेरोजगारी है, कानून व्यवस्था है, हरियाणा में किसान परेशान है, सब सारे इश्यूज हैं। किसानों की बात लेकिन साथ ही भूपेंद्र हुड्डा से सवाल ये किया गया था कि विधानसभा में क्या होगा। उन्होंने कहा कि हम सक्षम हैं, विधानसभा चुनाव अकेले कांग्रेस लड़ेगी। कांग्रेस के नेता दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि देश में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ है। बीजेपी विपक्ष को समाप्त करने की और संविधान को समाप्त करने की कोशिश कर रही है। इसको देखते हुए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन करने का निर्णय लिया। देखिए, देश में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ है क्योंकि ये जो सरकार है, ये सरकार ऐसी चल रही है, केंद्र की सरकार कि जो है ये आज के दिन सारा धन दौलत बीजेपी के पास आ चुकी है, सारी मीडिया की शक्ति उनके पास आ चुकी है और विपक्ष को देश में जो है समाप्त करने की और संविधान को समाप्त करने की जो एक बीजेपी की जो एक कोशिश हो रही है देश में, वो मैं समझता हूँ कि उस बात को देखते हुए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन का फैसला किया है और तमाम प्रदेशों में और हरियाणा में भी ये गठबंधन हो गया है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, तो हम सारे गठबंधन के रूप में लड़ेंगे। देखिए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लोकसभा गठबंधन पर दुष्यंत चौटाला ने कटाक्ष करते हुए कहा कि हम सत्ता से उखाड़ने वालों को आज बैसाखियों की जरूरत पड़ने लगी है। ये कांग्रेस का भय है कि आम आदमी पार्टी उससे एक सीट ले गई। ये SRK की भी एक कोशिश जो थी उसको झटका है। अब रणदीप सुरजेवाला और नवीन जिंदल क्या करेंगे? एक चीज तो मैं इस समझौते से मान सकता हूं कि जो लोग कह रहे थे कि हमें सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे, आज उनकी लातें डगमगा रही है और उनको बैसाखियों की जरूरत पड़ रही है। हमारे गठबंधन ने बड़ा अच्छा काम किया है और आज उसका नतीजा है कि कांग्रेस का भय आम आदमी को कुरुक्षेत्र की सीट ले गया। मैं तो सोचता हूं कि अब सुरजेवाला जी क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, नवीन जिंदल जी क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे।
ये तो बहुत बड़ा SRK को भी झटका है और पुराने सांसदों को भी झटका है। एक टिकट दी गई। और वहीं इसी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के सीट शेयरिंग पर हरियाणा आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने कहा, INDIA गठबंधन का औपचारिक ऐलान हो गया। INDIA गठबंधन के तहत बीजेपी को संयुक्त उम्मीदवार का मुकाबला करना पड़ेगा और जहां जहां बीजेपी की टक्कर INDIA गठबंधन से होगी, बीजेपी का हाल वहां पर बेहाल होगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अब तैयारी कर लेनी चाहिए कि अपना बोरिया बिस्तरा समेट के हरियाणा से निकलने की तैयारी कर लें, क्योंकि इंडिया गठबंधन का आज औपचारिक ऐलान हो गया है और इंडिया गठबंधन के तहत भारतीय जनता पार्टी को इंडिया गठबंधन के कंबाइंड कैंडिडेट का मुकाबला 10 की 10 सीट के ऊपर करना पड़ेगा, जिससे पूरे हरियाणा को यह समझ है और पूरे देश को यह समझ है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सीधी टक्कर इंडिया के कैंडिडेट। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ, इस पर अब राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आ रही है। ऐसे में कांग्रेस के बीच जो सीट के बंटवारे को लेकर बात हुई है, इस पर बीजेपी ने भी तंज कसना शुरू कर दिया है। बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि आपने सुना होगा, चोर चोर मौसेरे भाई। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच यही तो हो रहा है। आप के कार्यकर्ता इससे निराश है। एक कहावत सुनी होगी आपने, चोर चोर मौसेरे भाई, और यही हो रहा है अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घोर निराशा में है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जिनको बोलते थे इनको जेल भेजना है, इन कांग्रेसियों को जेल भेजना है, सोनिया जी को, राहुल जी को, अब उन्हीं के चरणों में लेट गए हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की निराशा शब्दों में नहीं बताई जा सकती। पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद अधीर रंजन चौधरी ने यह कहा कि टीएमसी दुविधा में है। पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी की ओर से आधिकारिक तौर पर हां या ना होनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये दुविधा में है, क्या करें। इसलिए हां या ना इनकी पार्टी की सुप्रीमो की तरफ से होना चाहिए, आधिकारिक रूप से होना चाहिए। लेकिन आधिकारिक रूप से ये नहीं कहे जाते हैं कि गठबंधन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी दुविधा में है। दुविधा नंबर 1, सत्तारूढ़ पार्टी की एक वर्ग, उनका यह मानना है कि अगर हम इंडिया गठबंधन छोड़ के अकेले चुनाव में उतरे। कांग्रेस और टीएमसी के बीच गठबंधन को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि बातचीत जारी है। टीएमसी के लिए दरवाजा हमेशा से खुला है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनका मकसद भी बीजेपी को हराना है और कांग्रेस पार्टी का मकसद भी बीजेपी को हराना है। बातचीत जारी है, बातचीत जारी है। टीएमसी के साथ हमारे दरवाजा हमेशा के लिए खुले थे। हम बातचीत कर रहे हैं, हम आज भी चाहते हैं, क्योंकि टीएमसी ने भी कहा है, ममता बनर्जी ने भी कहा है कि मैं इंडिया गठबंधन को मजबूत करना चाहती हूं। मुझे बीजेपी हराने का पहला सबसे महत्वपूर्ण मकसद, सर्वोपरि मकसद, एक ही मकसद बीजेपी को हराना है। वो भी कांग्रेस का ही रवैया है, कांग्रेस की रणनीति है, कांग्रेस का मकसद वही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि तृणमूल कांग्रेस तू मैं तो होती रहती है हमारे दोनों पार्टियों के बीच में, पर हम ममता जी का बड़ा सम्मान करते हैं और कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी ने उनको। आने वाले वक्त में लोकसभा का चुनाव भी है और इसी को लेकर हर पार्टी के नेता, कद्दावर नेता भी तैयारी कर रहे हैं, अपनी अपनी रणनीति का खुलासा भी धीरे धीरे कर रहे हैं। कैथल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद थे। लोकसभा चुनाव पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल बोलते नजर आए। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयार रहें। 10 मार्च को लोकसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। जनता पार्टी ने अपना टारगेट इस बार रखा है। 370 धारा को समाप्त करके हमने कहा हम भारतीय जनता पार्टी का 370 का आंकड़ा, भारतीय जनता पार्टी के सांसद 370 इसे पार करेंगे एक,
और जो बाकी एनडीए के और पार्टनर अपने साथ हैं उनको साथ मिल करके 400 का आंकड़ा पार करेंगे, ये अपना लक्ष्य है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम तो जो कि अपने अपने, चाहे कोई प्रदेश की जिम्मेदारी है, चाहे जिले की है, चाहे मंडल की है, चाहे उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पर जीत हासिल करने के लिए उत्तराखंड बीजेपी ने नया फॉर्मूला तैयार किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की माने तो पहाड़ी क्षेत्रों में हर पोलिंग बूथ पर 10% मतदान में वृद्धि करना बड़ा लक्ष्य है और मैदानी क्षेत्रों में हर बूथ पर 370 ज्यादा मत हासिल करना बड़ा टारगेट है। देखिए, पहाड़ में हम तो अधिकतर मत हमारे पक्ष में प्राप्त होते जब पोलिंग होता है। हमने तय किया कि इस बार हम 10% मतों में वृद्धि करेंगे, लेकिन साथ साथ जो मैदानी क्षेत्र के बूथ है, हमने तय किया कि मैदानी क्षेत्र में जहाँ बहुत अच्छी संख्या मतदान होता है, वहाँ पिछली बार पड़े हुए वोटों में हम 370 अतिरिक्त वोट हमको प्राप्त हो, उसका हम प्रयास करेंगे। तो 370 वोट का असर अपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धासुमन का विषय भी रहेगा, तो इसकी दृष्टि हमने लिया। और पहाड़ के क्षेत्रों में, क्योंकि पहाड़ में तो इतने मत बचे नहीं रहते, बड़ी संख्या में लोग मतदान करते हैं, तो 10% पिछली बार की पोलिंग है। शंभू बॉर्डर पर किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा था और आप ये भी जानते हैं कि पिछले दिनों तनावपूर्ण स्थिति की तस्वीरें भी पूरे देश में चर्चा का विषय बनी रही, लेकिन इस पर राजनीति क्या हो रही है, सवाल है। राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है। किसानों के इसी प्रोटेस्ट पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से भी सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी रही है और किसान के हर आंदोलन में जहां किसान के हक और सम्मान की बात आएगी, वहां पर समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है। समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी रही हो, किसान के हर आंदोलन में जहां पर किसान का हक और सम्मान की बात आएगी, समाजवादी पार्टी उनके साथ है। सीबीआई लगातार दुरुपयोग कर रही है। तो आपने सुना अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव ने एक बात साफ कर दी है कि किसानों का मुद्दा उनकी राजनीतिक लिस्ट में है। आने वाले वक्त में किसानों के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने का काम किया जाएगा। यूपी पुलिस का पेपर रद्द हो जाने के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि रद्द करना और फिर से दोबारा परीक्षा करवाना एक तरफ है, जिम्मेदारी कौन तय करेगा, किसकी जिम्मेदारी है। 48 लाख युवाओं का भविष्य अधर में लटका दिया गया, उनका इतना पैसा बर्बाद हुआ, समय बर्बाद हुआ, एक तरह से उनका जीवन बर्बाद कर दिया गया। ये कैंसिल करना और निरस्त करना और फिर री एग्जामिन कराना तो एक तरफ है, जिम्मेदारी कौन तय करेगा, किसकी जिम्मेदारी है। 48 लाख नौजवान, उनका भविष्य आपने अधर में लटका दिया, उनका इतना पैसा बर्बाद हुआ, उनका इतना समय बर्बाद हुआ, उनका जीवन एक तरह से बर्बाद किया आपने, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, कहां है बुलडोजर। ये कैंसिल। तो आपने सुना किस तरह से बीजेपी पर तंज कसा गया और योगी आदित्यनाथ को भी घेरा गया है। हरियाणा का बजट हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर वित्त मंत्री पेश किया और इसी पर अब विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। हरियाणा के बजट पर बोलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आरोप कहीं लगाए और उसके बाद अब उस पर पलटवार भी हुआ है। दुष्यंत चौटाला ने चुटकी ली और यह भी कहा कि भूपेंद्र हुड्डा ने 10 साल में 2 लाइन के अलावा कुछ भी नहीं कहा, लेकिन बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। ये बात हम साबित करेंगे। साल हो गए हुड्डा साहब को सत्ता से बाहर, किसी एक बजट के ऊपर उनने इसके सिवाय 2 लाइनें और बोली हो तो बताओ। उनको तो प्रेज करनी चाहिए कि प्रदेश के अंदर बायोटेक्नोलॉजी की बात हो रही है, ड्रोन्स की बात हो रही है, नई हवाई पट्टियों की बात हो रही है, एविएशन कॉलेज की बात हो रही है, नहरें बनाने की बात हो रही है, सड़कें कोई छोटी नहीं 9000 किलोमीटर दुरुस्त करने की बात हो रही है। मुझे लगता है कि इतना अच्छा मैनेज्ड बजट बहुत लंबे समय बाद प्रदेश में। 24 की खबर में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए खबरें अभी तक, क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहने वाला है।